हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। अभी तक आपने मेरे चैनल पर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और संस्कृत इन संबंधित अपनी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है। अब मैं आप सबकी डिमांड पर आज एक नया सब्जेक्ट हिंदी को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिससे कि आपको हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो से अच्छे से हेल्प ले सकें। इसलिए मैं आज आपको हिंदी का बेसिक चैप्टर स्टार्टिंग का वो मैं आपको समझाऊंगी, और वो कौन सा है, वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। सो बी रेडी। आज हम समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण से हमारी हिंदी भाषा बनी है। वर्ण यानी कि हिंदी की अल्फाबेट, अक्षर। भाषा की, हिंदी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके कि हम खंड नहीं कर सकते, जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इनको हम अक्षर भी कहते हैं। इन्हीं को जोड़ के शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से वाक्य बनता है, जिससे हमारी हिंदी भाषा बनती है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ ई ऊ है, का खा गा है, ये पूरी जो आपके वर्णमाला होती है ना, वो वर्णों से ही बनी। अब आप कहेंगे वर्णमाला क्या होती है? इन्हीं वर्णों का, इन्हीं हिंदी के अक्षरों का क्रमबद्ध यानी सीरियल वाइज जो ग्रुप होता है ना, उसे कहते हैं हम वर्णमाला। जैसे आपका क्या है, आ से लेकर, मतलब अ से लेकर पूरा आपके स्वर हो गए, उसके बाद क से लेकर आपके सारे व्यंजन, उनका एक सीरियल वाइज जो क्रमबद्ध ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम कहेंगे वर्णमाला। देन आप समझिए लिपि, कि हम हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं। जब हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। जैसे हमारी इंग्लिश भाषा की क्या लिपि है? रोमन लिपि है। पंजाबी की क्या है? गुरमुखी लिपि है। इसी तरीके से हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हमारी देवनागरी लिपि। जो हम हिंदी के सेंटेंसेस हम लिखते हैं, जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी लिपि कहलाती है देवनागरी लिपि। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं वर्ण के भेद। जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं? इसके आपके मेन 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? पहले स्वर क्या होता है ये समझिए। स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी दूसरे अन्य वर्णों की सहायता के बिना उनका उच्चारण किया जाता है, उनको बोला जाता है, उन्हें कहते हैं हम स्वर। उनको किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलने की, उच्चारण करने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें हम कहते हैं स्वर। वो कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये कहलाते हैं आपके स्वर। ये आपके ऐसे भी रूप में यूज होते हैं और या फिर मात्रा के रूप में यूज होते हैं, है ना। छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये ऐसे भी हमारी हिंदी लैंग्वेज में यूज होते हैं और ये मात्रा के रूप में भी यूज होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। अब इन स्वरों को हम समझने के लिए इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आप कहेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत इजी है। ह्रस्व माने होता है जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय यानी कि सबसे कम समय लगता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे आप कहते हैं अ, ई, उ, इनको बोलने में आपको बहुत कम टाइम लग रहा है ना, यानी कि केवल एक मात्रा का टाइम लग रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। देन हमारा है दीर्घ, जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? ये है हमारे दीर्घ स्वर, क्योंकि इनको बोलने में दुगना समय लगता है। देन हमारा थर्ड है प्लुत। ये प्लुत क्या होता है? ये प्लुत स्वर जो होता है, ये हिंदी भाषा में अब लुप्त हो गया, मतलब बहुत कम यूज में आता है। ये हमारा कब यूज में आता है? जब हम किसी को पुकारते हैं या हम किसी को कोई आवाज देते हैं, है ना,
तो जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम बोलेंगे, तो ओम बोलने में जो हम स्वर खींच रहे हैं यानी तिगुना समय लगा, यानी ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, और ये बहुत कम ही यूज में आते हैं, हमारे मेन होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। इसको मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके स्वर 11 होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसके बाद आपका आता है सेकंड व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब इनके हम भेद देखते हैं। हमारे इनके 4 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। हम सारे वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? ये हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? क वर्ग के क ख ग घ अंगा, फिर च वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के और पा वर्ग के। इनके 5-5 व्यंजनों को जोड़ के 25 हो जाते हैं। का वर्ग के आपके कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंगा। चा वर्ग के च छ ज झ इया। टा वर्ग के ट ठ ड ढ अड़ा। ता वर्ग के त थ द ध न और पा वर्ग के प फ ब भ म। ये आपके कुल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण करने में जिह्वा जो होती है, मुख के जो और भाग होते हैं, अन्य भाग होते हैं, उनको स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। सेकंड हमारा है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4 होते हैं। य र ल व। कौन कौन से? य र ल व, ये 4 होते हैं। और इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में, इनको बोलने में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं य र ल व। नेक्स्ट हमारा है ऊष्म व्यंजन, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा यानी गर्म हवा बोलने में निकलती है, वो कौन कौन से होते हैं? श श स ह। कौन कौन से? श श स ह। फोर्थ आपका है संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है? इसमें जब दो अलग अलग व्यंजन, जब स्वर रहित 2 व्यंजन जुड़ के एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, 2 स्वर रहित व्यंजन जुड़कर जब एक व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। इस तरीके से आपके सब मिला कितने हो गए? 37। अब आप देखिए कि आपके स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजनों को थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका क वर्ग है, उसमें कौन कौन से आएंगे? क ख ग घ अंगा। चा वर्ग में च छ ज झ इया। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। ता वर्ग में त थ द ध न। पा वर्ग में प फ ब भ म। ये आपके हो गए 5-5 होके, यानी कि 25 हो गए। ठीक है, फिर आपका सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ये आपके 4 हो गए। फिर ऊष्म में श श स ह, ये भी आपके 4 हो गए। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन में आपके क प्लस श मिलके बनता है छ से क्षत्रिय वाला। ठीक है, त प्लस र मिलके बनता है त्र। हम संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिलके एक व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर त प्लस र मिलके त प्लस र मिलके त्र। ज प्लस इया मिलके ज्ञ। ऐसे श प्लस र मिलके श्र। ये भी आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये भी आपके कितने हैं? 4 हैं। ये आपके टोटल 37 है। ठीक है, ये व्यंजन कितने हो गए आपके टोटल? 37। अब आपके इसी में 3 ऐसी ध्वनियां या ऐसे चिन्ह होते हैं जो ना तो वो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन उनको हम स्वरों और व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अब आप समझिए कि अयोगवाह क्या होते हैं। ये ऐसी ध्वनियां, ऐसे चिन्ह होते हैं जो हम स्वरों और व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ना तो स्वर कहलाते हैं ना व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये आपके 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? आप ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं और
उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे आप कहते हैं पंखा, तो उसमें प के ऊपर अंग की बिंदु आ रही, इसको हम कहते हैं अंग की बिंदु, यानी कि अनुस्वार को हम बोलते हैं अंग, अंग का स्वर आता है। पंखा, चंदा या चंदन, इस तरीके से हम ऊपर उस अक्षर के ऊपर क्या लगा देते हैं, अंग की बिंदु। ऐसे हमारा सेकंड है अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु ऊपर हम यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं आंख, चांद, तो इसमें हम ऊपर स्वर के हिसाब से, ध्वनि के हिसाब से हम यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे आपका थर्ड है विसर्ग, इसका स्वर ह निकलता है। अतः, प्रातः, अक्षर के बाद हम हा की ध्वनि आती है, प्रातः, अतः, मनः। इस तरीके से ये आपके क्या है, ये 3 अयोगवाह हैं। ये आपका वर्ण विचार का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है। इसमें आपका एक क्वेश्चन जो रह गया है वो है वर्ण विच्छेद। वर्णों को कोई शब्द दिया जाए, उसके प्रत्येक वर्ण का विच्छेद, उसके स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिखना, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही।